रघुवीर जी एक संविदा कर्मी थे। तनख्वाह कम थी, कोई फंड वगैरह नहीं था, इसलिए आज रिटायर होने के बाद खाली हाथ घर लौटे थे। जीवन भर कड़ी मेहनत की, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी। ये तो पत्नी कम खर्चीली थी, जिसने अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाकर थोड़ी थोड़ी बचत करते हुए इतना जोड़ लिया था कि बेटी की शादी हो पाई। उसकी शादी में दान दहेज भी ठीक ठाक दे दिया। रघुवीर जी का बेटा पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए अपनी मेहनत के बलबूते दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी है, लेकिन शहर भी तो महंगा है। वो अपने परिवार सहित दिल्ली में ही रहता है। बुजुर्ग माँ बाप रघुवीर जी और विमला जी गांव में ही रहते हैं। छोटी छोटी बचत करके एक पॉलिसी ली थी, जिसका पैसा मिला तो रघुवीर जी ने बैंक में जमा करा दिया। सोचा बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन बुढ़ापे में कब? बुढ़ापा तो अभी है। 65 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई। सोचा न जाने कितने साल इस जीवन के और बाकी हैं। पैसा तो होना ही चाहिए। क्या पता कोई बड़ी बीमारी घेर ले तो फिर किसके सामने हाथ फैलाएंगे। बेटे का तो अपना रोज़मर्रा का खर्च ही चलता है, इसलिए बुजुर्ग माँ बाप गांव में ही रहते हैं। वे सोचते थे कि जितनी जिंदगी गांव में कट जाए उतना ही अच्छा है। बेटे के पास अंतिम समय में जाकर रह लेंगे, अभी से उन पर बोझ क्यों बनना। विमला जी सुबह जल्दी उठ जाती हैं और अंधेरे में ही घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। फिर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ में लग जाती हैं और उसके बाद ही चाय नाश्ता बनाती हैं। लेकिन दिसंबर की कड़ाके की ठंड में इतना सब कर पाना कैसे संभव है। बुजुर्ग हड्डियां जवाब देने लगी। रघुवीर जी ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है, दिन निकल आए तो काम कर लिया करो। तुम्हें कौन सा छोटे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। अब तो मैं भी नौकरी पर नहीं जाता, लेकिन तुम हो कि हाय तौबा मचा कर रखती हो। जरा देर से उठोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। विमला जी ने कहा, सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। इससे लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में धन धान्य की बरकत होती है। रघुवीर जी ने कहा, सही कहती हो तुम, बरकत तो बहुत हुई, वरना छोटी सी नौकरी में 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही काफ़ी है। लेकिन भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। एक दिन कड़ाके की ठंड थी, रात को बारिश हुई थी, शायद कहीं पर ओलावृष्टि भी हुई होगी। शीतलहर चल रही थी। विमला कहाँ मानने वाली थी। सुबह उठकर आंगन बुहार दिया और वैसे ही जैसे पहले किया करती थी। फिर नहा धोकर चाय बनाने बैठी तो साथ में हरा साग भी काटने लगी। रघुवीर जी ने कहा, भाग्यवान, तुम्हें ठंड लग जाएगी, थोड़ी देर रजाई में बैठकर आराम कर लो। लेकिन विमला नहीं मानी और हुआ भी वैसा ही जैसा रघुवीर जी ने कहा था। दिन भर थकान बनी रही। रात को लेटी तो दर्द से कराहा उठी थी। अगले दिन सुबह उठा नहीं गया। रघुवीर जी ने पत्नी की खराब हालत देखी तो खुद ही झाड़ू लगाने लगे। फिर चाय बना लाए। विमला का बुजुर्ग शरीर बुखार से तप रहा था। रघुवीर जी मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता अगर एक काम वाली का बंदोबस्त हो जाए तो विमला के रोज़मर्रा के कामों में मदद हो जाएगी। लेकिन सोचने लगे, थोड़ा सा तो पैसा है, अभी इस्तेमाल करूं या भविष्य के लिए बचा कर रखूं। पति पत्नी ने अपने ऊपर काफ़ी कंजूसी करनी शुरू कर दी थी। पैसे का सुख भोगने की इच्छा तो थी, लेकिन मरते दम तक एक मोटी थैली हाथ में होना भी तो जरूरी है। विमला जी बीमार पड़ गईं, अब तो बेटी भी मायके कम ही आती है। विमला जी के सीने में दर्द हो रहा था। घर में जितनी दवाइयाँ थीं इस्तेमाल कर लीं, लेकिन आराम नहीं हुआ। सस्ते डॉक्टरों से इलाज कराया। फिर उन्होंने पड़ोसियों की सलाह मानकर 100 रुपए की 3 पुड़ियाँ देने वाले होम्योपैथिक के डॉक्टर की दवा भी ले ली, लेकिन दर्द में कोई कमी नहीं आई। लेकिन पत्नी की बेचैनी बढ़ रही थी। एक ही बात दोहरा रही थी कि बेटी को बुला दो, उसे देखने का बड़ा जी चाह रहा है। रघुवीर जी ने बेटी को फ़ोन लगाया, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, चिंता की कोई बात नहीं, पर तुम्हें और बच्चों को देखना चाहती हैं। हो सके तो तुम एक बार आ जाओ, कुछ देखभाल भी हो जाएगी। ये कहते हुए रघुवीर जी काफ़ी भावुक हो गए और अगले ही दिन बेटी 10 दिन के लिए मायके रहने आ गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले से लगकर ऐसे रोईं मानो बरसों बाद मिल रही हों। औपचारिक बातचीत और तबीयत के बारे में पूछने के बाद बेटी ने रसोई की तरफ रुख किया।
रसोई में जाकर देखा, फिर तुरंत ही बाहर आ गई और बोली, पिताजी आपकी कॉफ़ी पीने का समय हो गया है, लेकिन किचन में ना तो कॉफ़ी है और ना ही दूध। जाइए जल्दी से पास वाली दुकान से कॉफ़ी पाउडर और 1 किलो दूध ले आइए। रघुवीर जी कुर्सी से कॉफ़ी पाउडर और दूध लेने के लिए उठे तो नाती ने उंगली पकड़ ली और बोला, नाना जी मैं भी चलूँगा आपके साथ दुकान पर, मुझे टॉफ़ी और चॉकलेट खानी है। रघुवीर जी मन ही मन हिसाब लगाने लगे। 10 रुपए की चॉकलेट और 60 रुपए का दूध, 100 रुपए की कॉफ़ी पाउडर, कुल मिलाकर 200 रुपए के नोट की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन बेटी से कैसे कहें कि उन्होंने कॉफ़ी पीनी छोड़ दी है, बचत जो करनी है। सारा सामान लाकर बेटी को थमा दिया। बेटी अगले ही पल रसोई के सामान की लिस्ट बनाने लगी और पिताजी को संबोधित करते हुए बोली, पिताजी आप लोग कैसे रहते हैं? रसोई में न दाल है, न मिर्च मसाले और ना ही काजू बादाम। भला आप लोग खाते क्या हैं? तभी तो हड्डियां दिखाई दे रही हैं और माँ भी बीमार हो गई। कुछ खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं आ गई हूँ, आप लोगों को अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। देखना आप कुछ दिनों में ही मोटे हो जाओगे। बड़बड़ाते हुए बेटी ने रसोई के सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी और रघुवीर जी को थमा दी। विमला जी चारपाई में पड़ी खर्चे का हिसाब लगा रही थी। 1-1.5 से अधिक का सामान आएगा। अब बेटी को कौन समझाए कि कंजूसी करने की आदत पड़ गई है, बचत करनी है। एक टाइम सब्जी बनाते हैं, मिर्च मसाले की क्या ज़रूरत है? बुढ़ापे में वैसे भी ऐसी चीज़ें पचती कहाँ हैं, और काजू बादाम खाकर कौन सा हमें कुश्ती लड़नी है। लेकिन बेटी जिद पर अड़ी थी तो रघुवीर जी किराने की दुकान से सामान ले आए। आज का काम जैसे तैसे निपट गया। अगले दिन सुबह दूधिया आया तो उसने 1 पाव दूध जग में डाल दिया। बेटी ने कहा, अरे अंकल ये क्या, सिर्फ 1 पाव दूध? दूधिया ने कहा, हाँ बिटिया, विमला माँ जी हर रोज़ 1 पाव दूध लेती हैं, वरना हम वो दिन कहाँ भूले हैं जब इस घर में हर रोज़ 3 किलो दूध देते थे। बेटी ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करिए, जब तक मैं हूँ आप 2 किलो दूध रोज़ दीजिएगा और मेरे चले जाने के बाद 1 किलो दूध रोज़ देना। रघुवीर जी पास में खड़े थे। बेटी ने फटकार लगाते हुए कहा, बाबूजी ये क्या बात हुई? 1 पाव दूध में होता ही क्या है? 2 टाइम की चाय में खत्म हो जाता होगा। आप लोग कुछ भी ढंग से खाते पीते नहीं, तभी तो आप दोनों की हालत ऐसी हो गई है। रघुवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी अब इंसान को बूढ़ा तो होना ही होता है, कब तक मोटे ताजे बने रहेंगे? अपने समय पर उम्र अपना असर तो दिखाती ही है। बेटी गुस्से में थी, चिंता जताते हुए बोली, माँ का तो मैं देख लूँगी, पर आप भी खाने पीने के मामले में बहुत कंजूस हो गए हैं। अब आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? आपके दोनों बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, तो अच्छा क्यों नहीं खाते? बैंक में जमा पैसों का क्या अचार डालेंगे? कमाल करती हैं, आप मेरी ससुराल में भी बेइज्जती कराएंगे। अब तक तो मैं बड़े गुरूर से कहती हूँ कि मेरे माँ बाप बुढ़ापे में भी बहुत शान से रहते हैं। बेटी 10 दिन तक रहेगी, कई हज़ार पर हाथ साफ हो जाएगा। दोनों बच्चों को हर रोज़ शाम को कहीं ना कहीं घूमने जाना होता है। चाट पकौड़ी और चॉकलेट चाहिए। 100 रुपए का नोट तो देखते ही देखते साफ हो जाता है। तभी रसोई घर में बेटी की आवाज़ आई, अरे माँ देसी घी कहाँ है? दाल में तड़का लगाना है। विमला ने धीरे से कहा, बेटी डॉक्टर ने घी खाने से मना किया है, इसलिए हम तेल में तड़का लगाते हैं। तुझे घी में लगाना है तो आधा किलो तेरे लिए मंगवा देती हूँ। बेटी ने कहा, लो ये भी कोई बात हुई कि आप लोग सूखी रोटी खाते हैं? बाबूजी 5 किलो देसी घी आज शाम तक आ जाना चाहिए। माँ के लिए गोंद के लड्डू भी बनाने हैं, ऐसे कमजोरी दूर नहीं होगी। पता नहीं आप लोगों ने घर का कबाड़ खाना बना रखा है, कुछ खाते नहीं तभी तो आप बीमार पड़ते हैं। मैं भाभी को शिकायत करूँगी कि आप लोगों की सुध लेते रहें, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। विमला रघुवीर जी से शिकायती अंदाज में कहने लगी, ये तो पराया समझकर लुटा रही है। सामान उतना ही लाना जितनी ज़रूरत हो। मुझे नहीं खाने गोंद के लड्डू। अगर अपने बच्चों को खिलाने हैं तो सीधा सीधा बोल के नहीं देती। लगता है मुझे कल से रसोई संभालनी पड़ेगी। फिर सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए और हज़ारों रुपए खर्च करवा दिए। विमला ने खुद को ही ताना देते हुए कहा, अब बुलाई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। कुल मिलाकर 10 दिन बेटी मायके में रही, माँ की अच्छी अच्छी खातिरदारी भी की और ले देकर ससुराल चली गई। अपने भाई को दिल्ली फ़ोन लगाकर शिकायत भी कर दी कि भैया माँ बाबूजी बीमार रहते हैं, अब उनकी सेवा कर आपको करनी चाहिए, उन्हें अपने पास बुला लीजिए। लगे हाथों बेटे का फ़ोन भी आ गया और बेटे ने फरमान सुना दिया, माँ बाबूजी अपना सामान बांध लीजिए, अगले सप्ताह मैं आप दोनों को लेने आ रहा हूँ। अब से आप
मेरे साथ दिल्ली में रहेंगे। रघुवीर और विमला ने बेमन से अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अगले सप्ताह बेटा लेने भी आ गया। बहू ने चमचमाते चेहरे से होठों पर झूठी मुस्कान ओढ़कर सास ससुर का स्वागत किया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पोता दादी से चिपक गया तो नन्ही पोती को रघुवीर जी ने गोद में उठा लिया। विमला और रघुवीर जी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। सुबह उठे ही थे कि बेटे की आवाज़ कानों में पड़ी। वो अपनी पत्नी से कह रहा था, सुनो 1 किलो दूध ज़्यादा लेना, माँ पिताजी सुबह नाश्ते में दूध लेते हैं। बहू ने उत्तर दिया, दूध का बिल बढ़ जाएगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर ये तो सिर्फ दूध है, मक्खन दाल चीनी आटा हर चीज़ बढ़कर आएगी। बेटे ने झुंझलाते हुए कहा, ओहो अब ये हिसाब किताब बाद में करना, माँ बाबूजी हमारे पास रहने आए हैं, उन्हें ठीक तरह से रखना हमारा कर्तव्य है। बहू ने उत्तर दिया, तो मैं कोई रोक तो नहीं रही, यही तो कह रही हूँ कि खर्चा बढ़ेगा, कुछ पैसों का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। बंधी बंधाई तनख्वाह के अलावा हमारे पास और है ही क्या। बेटे ने उदासीन आवाज़ में कहा, देखो मैं समय रहते कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा, आज ही और टाइम की बात करके आऊँगा, कुछ घंटे अधिक काम कर लिया करूँगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। बहू ने कहा, ठीक है मैं बच्चों का दूध आधा कर देती हूँ, नाश्ते में सिंपल सब्जी बना दिया करूँगी, मटर पनीर खाना कोई ज़रूरी तो नहीं, खाने में घिया तोरई भी बुरी नहीं है। हर रोज़ अच्छा खाना ना बनाकर 2-3 दिन में एक बार कोई स्पेशल डिश बना लिया करूँगी। रघुवीर और विमला जी नाश्ता करने बैठे थे तो भरा गिलास दूध का देखकर विमला जी ने आधा गिलास पोते के गिलास में डाल दिया और बोली, बहू दूध बच्चों को ही दिया कर, इस उम्र में खूब दूध घी खाना चाहिए, हमारी तो उम्र हो चली, अब ऐसा हजम नहीं होता। पत्नी का उदासीन चेहरा देखकर रघुवीर जी ने जोर से अपनी मुट्ठी भींच ली और सोचने लगे, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाता, तुम्हारी पसंद की चीज़ भर भर कर खिला पाता। फिर पत्नी की बात की पुष्टि करते हुए बहू से कहा, हाँ बहू तुम्हारी सास के सीने में दर्द उठता है, काफ़ी दवाइयाँ दी लेकिन दर्द जाता ही नहीं, अगर दिल्ली में कोई अच्छा डॉक्टर हो तो अपनी सास को दवाई दिलवा देना। बहू के बोलने से पहले ही बेटा बोल पड़ा, हमारी जान पहचान का कोई डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने ऑफिस में किसी से पता करता हूँ। बहू बोली, अरे कहाँ डॉक्टर के चक्कर में पड़ेंगे, यहाँ कोने में सड़क के उस पार लोहे की नाल बनाने वाला एक लोहार है, उसकी बड़ी तारीफ सुनी है, उसके पास एक खास दवा है, बड़े बड़े दर्द ठीक हो जाते हैं। बेटे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ तुम ठीक कह रही हो, वैसे वो पैसा भी नहीं लेता, बस कबूतरों को दाना खिलाने का शौकीन है, इसलिए कहता है कि पैसे की जगह 1-2 किलो दाना डाल दो वही काफ़ी है। बहू बेटा आपस में बात कर रहे। रघुवीर जी ने गहरी सांस ली और फिर जोर से मुट्ठी भींच ली और सोचने लगे, काश इस मुट्ठी में अनगिनत रुपए होते, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर इन्हें आज ही खत्म करूं या कल या परसों या फिर कभी नहीं। बहू बेटे की आपसी बातचीत हुई। बेटा भी अपने दफ्तर जाने लगा तो बहू से बोला, सुनो तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो, दफ्तर से वापस लौटते समय रबड़ी और गाजर का हलवा लाना है, बाबूजी को बहुत पसंद है। बहू ने कहा, बाबूजी कहाँ भागे जा रहे हैं, और आज ही रबड़ी लानी जरूरी है क्या, रही बात गाजर के हलवे की तो 1 पाव ले आना, पेट भरकर खाना जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सभी चख लेंगे। बेटे ने कहा ठीक है और वो ऑफिस चला गया। रघुवीर जी सोचने लगे कि अपनी मुट्ठी की पकड़ कब ढीली करूं, क्या पैसे खर्च कर दूं या फिर भविष्य के लिए बचा कर रखूं। विमला जी फिर से कराहने लगी, सीने में जोर का दर्द उठा, कुछ ही पलों में सब समाप्त हो गया। रघुवीर जी की आंखों के सामने पत्नी साथ छोड़कर चली गई। बेटा दफ्तर पहुंचा भी नहीं था कि वो उल्टे पांव घर लौट आया। रघुवीर जी की मुट्ठी के चंद रुपयों के साथ अकेले रह गए। बुढ़ापा बैरी होता है, एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। सभी ने कहा था और हमने भी अपने तजुर्बे से यही सीखा था कि रिश्तों में गर्माहट के लिए पैसा होना जरूरी है। पैसे का सुख चाहे ना भोग सकें, लेकिन मरते दम तक हाथ में एक मोटी थैली पैसे की होना जरूरी है।